हार आपकी सोच पर निर्भर है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। यहाँ पर मैंने एक वाक्य बोला, इसका आपने कुछ तो अर्थ ग्रहण किया होगा कि यदि दृढ़ निश्चय हो तो हमें जीत अवश्य मिलती है। नमस्कार, हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या इशारा कर रही हूँ। हम कौन सा अध्याय लेकर आए हैं? वाक्य। विचारों की अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन है भाषा। भाषा ही वो इकाई है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों, भावों आदि को स्पष्ट करते हैं और दूसरों के विचारों को स्पष्ट भाव से ग्रहण कर पाते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उससे भावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके, उसे वाक्य कहते हैं। वैसे तो वाक्य एक शब्द से लेकर कितने भी शब्दों का हो सकता है, लेकिन वास्तव में पदों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिससे भाव अच्छी तरह से स्पष्ट हो सके। कोई भी वक्ता या लेखक वाक्यों में ही तो अपने भावों को, अनुभवों को, विचारों को अभिव्यक्त करता है। जब भी हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या किसी की बात समझते हैं या हमें आपस में ही बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेते हैं। वाक्य चाहे छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने की क्षमता रखता है। तो इसको हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे कि ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट कर सके, वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है और उस पंक्ति का अर्थ हम स्पष्ट रूप से ग्रहण कर पाते हैं। अब हम नजर डालते हैं वाक्य के अनिवार्य तत्वों पर। वाक्य में 3 प्रमुख तत्व होते हैं: आकांक्षा, योग्यता और शब्द क्रम। इन तीनों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। आकांक्षा क्या होती है? किसी भी वाक्य के एक पद को सुनने और पढ़ने के बाद श्रोता या पाठक के मन में आगे जानने की जिज्ञासा होती है कि सामने वाला इसके बाद क्या कहना चाहता है। तो उसी को सुनने की जिज्ञासा को ही आकांक्षा कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, नेताजी सुंदर लग रहे थे। अब नेताजी जो शब्द है, इसको सुनने के बाद हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि नेताजी के बारे में क्या कहा जाएगा। तो पूरा वाक्य हुआ नेताजी सुंदर लग रहे थे। तो किसी भी चीज को जानने की जो जिज्ञासा है वो आकांक्षा के अंतर्गत आती है। दूसरा हम क्या ध्यान रखेंगे? योग्यता। वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनमें अर्थ व्यक्त करने का सामर्थ्य ही योग्यता कहलाती है। जैसे एक वाक्य है, सीता गाना गा रही है। इस वाक्य में क्या है? अर्थ व्यक्त करने की पूरी योग्यता है। मतलब इस पंक्ति को पढ़ने के बाद हमें इसका अर्थ पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है कि सीता गाना गा रही है, क्योंकि प्रत्येक पद का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट है। तीसरा है शब्द क्रम। 2 या 2 से अधिक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, ये तो हमने जाना है। अब वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों में उचित क्रम भी होना बहुत जरूरी है। अगर यही शब्द हम एक दूसरे के स्थान पर लिख देंगे तो कोई अर्थ ही नहीं प्रकट कर पाएंगे। शब्दों के उचित क्रम के अभाव में वाक्य अपने अर्थ को स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाते। उचित शब्द क्रम से युक्त वाक्य ही सही अर्थ स्पष्ट करता है। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि खरगोश को काटकर गाजर खिलाओ। अब क्या होगा कि खरगोश को काटा जाए और उसे गाजर खिलाई जाए? नहीं, ये गलत वाक्य है। इनमें शब्द क्रम पलट गया है। हम वास्तव में कहना क्या चाहते हैं? गाजर को काटकर खरगोश को खिलाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि शब्दों को उचित क्रम में लिखा जाए तभी वो अपना अर्थ स्पष्ट रूप से प्रकट कर पाएंगे। तो इस क्रम में व्यक्त किया गया यह वाक्य ठीक अर्थबोध कराता है। अतः उचित शब्द क्रम वाक्य की सार्थकता के लिए आवश्यक है। वाक्य के भेद दर्शाने से पूर्व वाक्य की कुछ विशेषताएं बताते हैं ताकि आप भेदों को भी सही प्रकार से समझ सकें।
वाक्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें प्रयुक्त सभी पदों का पूरा अर्थ अवश्य स्पष्ट होना चाहिए। एक वाक्य हमने बोला तो उसका अर्थ हमें पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए। वाक्य के सही अर्थ को जानने के लिए शब्दों का उचित क्रम में होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वाक्य में शब्द सही क्रम में नहीं आएंगे तो वाक्य का अर्थ ही बदल जाएगा। जैसे अभी हमने पीछे उदाहरण में किया शब्द क्रम में, तो उसका अर्थ ही परिवर्तित हो गया था। और क्या ध्यान रख सकते हैं हम? वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं उन्हें सार्थक होने के साथ साथ प्रसंगानुकूल भी होना चाहिए। अगर मान लो वाक्य सार्थक है लेकिन उसकी अर्थ क्षमता नहीं है तो उसका प्रयोग अप्रासंगिक होगा। जैसे दिनेश खाना पीता है। अब यहाँ पर खाना खाना आना चाहिए कि दिनेश खाना खाता है, तो खाने को पिया नहीं जाता, खाने को खाया जाता है और पानी को पिया जाता है। बोलने और लिखने के क्रम में वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में निकटता का होना आवश्यक है, क्योंकि जब दो शब्दों को रुक रुक कर बोला जाएगा तो अर्थ में क्या होगा? व्यवधान उत्पन्न होगा। तो इसीलिए हमें शब्दों को सही प्रकार से बोलना चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करना चाहिए। एक उदाहरण मैं यहाँ पर दूं, जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर दोनों वाक्य में ही अर्थ अलग अलग हो रहा है। एक वाक्य में रोकने के लिए कहा जा रहा है, दूसरे वाक्य में रोकने के लिए मना किया जा रहा है। तो इसीलिए शब्दों को रुक रुक कर बोला जाता है तो उसमें अर्थ में व्यवधान उत्पन्न होता है। जो वाक्य लिखा जा रहा है वह अपने आप में पूर्ण होना चाहिए। लिखते समय वाक्य में ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जिनके कारण अर्थ अधूरा प्रतीत हो। और वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष तथा कारक में मेल होना अत्यंत आवश्यक है। यदि इनका मेल नहीं होगा तो वाक्य हमारा अर्थपूर्ण नहीं होगा। जैसे ये कहा जाए कि वे खेल रहा है, तो क्या होगा? एक तरफ तो हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं और क्रिया में एक वचन हो गया, तो हमें इसी के अनुसार ही क्रिया प्रयुक्त करनी चाहिए कि वे खेल रहे हैं, तभी हमारा अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। अब हम वाक्य के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए वाक्य के अंग पर आते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंग होते हैं वैसे ही वाक्य के भी अंग होते हैं। जैसे हमारे शरीर पर हाथ, पैर, मुंह आदि अंग हैं, वैसे ही वाक्य के अंग हैं। वाक्य के दो अंग हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे श्याम ने बाजार से फल लिए। अब श्याम ने क्या हुआ? उद्देश्य, मतलब कर्ता, और कर्ता के साथ जो भी परसर्ग चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है वो उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, और कर्ता के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो विधेय के अंतर्गत आता है। तो श्याम ने बाजार से फल लिए, तो श्याम ने हो गया हमारा उद्देश्य और बाजार से फल लिए हुआ हमारा विधेय। तो समझ आया बच्चों? एक और उदाहरण देखो, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो बच्चे क्या हुआ? उद्देश्य, और पतंग उड़ा रहे हैं विधेय। अब हम वाक्य के भेद पर आते हैं। वाक्य का वर्गीकरण दो दृष्टियों से किया जाता है, एक है रचना की दृष्टि से, दूसरा है अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन भेद हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। मतलब सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब हम इन पर नज़र दौड़ाते हैं कि कौन कौन से वाक्य किस प्रकार से होते हैं, कि सरल वाक्य किसे कहते हैं, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं और मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। सबसे पहले है सरल वाक्य, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है और एक ही समापिका क्रिया होती है, वो कौन से वाक्य कहलाएंगे? वो सरल वाक्य कहलाएंगे। इनमें कोई भी आश्रित वाक्य नहीं होता है, कोई भी वाक्य निर्भर नहीं होता है। एक साधारण वाक्य होता है जिसमें एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। जैसे एक उदाहरण दो, नेताजी भाषण देकर चले गए,
तो नेताजी क्या है? उद्देश्य। भाषण देकर चले गए, विधेय, लेकिन इसमें क्रिया एक ही है, चले गए। यहाँ पर एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। अन्य उदाहरण देखिए। राम ने रावण को मारा, तो राम ने क्या हुआ? उद्देश्य, रावण को मारा, विधेय, लेकिन यहाँ पर क्रिया भी एक ही है, उद्देश्य भी एक और विधेय भी एक ही है। बंजारा मस्ती से गाता हुआ चला जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए इसमें भी एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। तो समझ आया बच्चों? सरल वाक्य वो होता है जहाँ पर एक ही उद्देश्य होता है, एक ही विधेय होता है और एक ही क्रिया होती है। अब हम आते हैं संयुक्त वाक्य पर। संयुक्त, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त मतलब मिला हुआ। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी योजक शब्द, योजक क्या होते हैं? दो शब्दों या वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द, जैसे और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, किंतु, परंतु, लेकिन, आदि, फिर भी। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब संयुक्त वाक्य की परिभाषा क्या होगी कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में प्रयुक्त वाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन दोनों वाक्य ही स्वतंत्र होते हैं। अब इसे एक साधारण से तरीके से हम समझेंगे कि जो संयुक्त वाक्य होंगे वो या तो संयोजक होंगे, या विभाजक होंगे, या विरोध होंगे, या परिणाम होगा। उसमें कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, कोई ना कोई परिणाम होगा। अब इस उदाहरण के माध्यम से एक एक को समझने का प्रयास करो। संयोजक क्या होंगे कि मैं दिल्ली गया था और मेरी पत्नी आगरा। मैं पढ़ रही थी और सीता सो रही थी। मैं यहीं बैठूंगा तथा उधर दूसरे लोग बैठेंगे। आपके लिए खिचड़ी बनी है एवं मेरे लिए चावल। तो यहाँ पर जो शब्द है ना, और, तथा, एवं, ये योजक शब्द हैं जो दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य कर रही हैं। तो ये हो गया संयुक्त। अब आते हैं विभाजक कि जिसमें या तो ये काम होगा या वो काम होगा। आप पहुंच जाएंगे या मैं फोन करूं, ठीक से काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो, आप मेरे साथ रहेंगे कि मदन के साथ। मतलब यहाँ पर विभाजन किया गया है। जिन संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्यों से दो स्थितियों के कार्य व्यापार के बीच विकल्प दर्शाया जाए कि आप ये काम करेंगे या वो काम करेंगे, एक को स्वीकार करेंगे या दूसरे को छोड़ेंगे, तो ऐसा होता है विभाजक में। अब विरोध में, वह खेलने में तो अच्छा है मगर पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं करता। मैंने उसे बहुत समझाया पर वो मानी नहीं। हम जाना नहीं चाहते थे लेकिन आपके पिताजी नहीं माने। तो यहाँ पर अगर, मगर, लेकिन, पर, ये जो शब्द आए हैं ये विरोध को दर्शाते हैं। अब आता है परिणाम। आज बाजार बंद है इसलिए कुछ नहीं मिलेगा। वह बीमार था अतः चुप ही बैठा रहा। वह आना नहीं चाहती थी सो झूठ बोलकर चली गई। मतलब एक काम दर्शाया है और उसके पीछे कारण दिखा दिया कि ये काम है और ये इसका रीजन है। विरोध हो गया, ये चीज है या ये चीज है। विभाजक हो गया, दो ऑप्शन वहां पर दे दिए गए, विकल्प दे दिए गए। संयोजक हो गया, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर दिया। तो समझ आया ना बच्चों कि संयुक्त वाक्य क्या होगा? जहां पर दो वाक्यों को योजक शब्दों के माध्यम से जोड़ा जाए वो संयुक्त वाक्य होगा। अब तीसरा भेद है मिश्रित वाक्य। इसे भी हम इसी प्रकार से आसान सी भाषा में समझने का प्रयास करेंगे कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो मिश्रित वाक्य कहलाता है। मतलब एक मेन सेंटेंस हो गया और दूसरे उस पर आश्रित उपवाक्य हो गए। अब उदाहरण के तौर पर देखें, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर एक वाक्य हो गया, मैं जानती हूँ। तो मैं क्या जानती हूँ, उसके बारे में क्या बताया गया है
कि तुम्हारी लिखावट बहुत अच्छी है। जो परिश्रमी होते हैं वे सफलता प्राप्त करते हैं। तो क्या कहा गया है कि परिश्रमी व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। जो परिश्रम करते हैं सफलता भी उन्हें ही मिलेगी। और उदाहरण से समझने का हम प्रयास करते हैं। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। मकान के बारे में कहा गया, मकान खरीदा है। कौन सा मकान खरीदा है? जहां आप रहते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा, ये हुआ हमारा प्रधान उपवाक्य। क्या कहा? कि वे बहुत बीमार हैं। तो ये हुआ उस पर आश्रित वाक्य कि पिताजी के द्वारा कहा गया, क्या कहा गया? कि वो बहुत बीमार हैं। अब ये जो आश्रित वाक्य है ये शुरू में भी आ सकता है, मध्य में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है। एक उदाहरण के माध्यम से समझने का हम प्रयास करते हैं कि जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है। वह लड़का जो कल यहाँ आया था बहुत बीमार है। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था। तो यहाँ पर क्या हुआ? आप इन लाल अक्षरों में देखिए। लाल अक्षरों में क्या है कि शुरू में, आरंभ में और अंत में। यहाँ पर आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य और अंत में तीनों स्थानों पर प्रयोग किया जा सकता है। अब हमने यहाँ पर वाक्य के भेद किए। कौन से आधार पर? रचना के आधार पर 3 भेद हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से उसे तीनों में प्रयोग करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अब मैं यहाँ पर एक उदाहरण बोलूँगी, उसे ही सरल वाक्य में बोलूँगी, लेकिन उसे हम संयुक्त वाक्य में भी प्रयोग करेंगे और उसी वाक्य को ही हम मिश्रित वाक्य में भी प्रयोग करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण बोल रही हूँ। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। अब इसका संयुक्त वाक्य कैसे हो सकता है? हम लोगों को तैरना था इसीलिए हम नदी पर गए। और मिश्र वाक्य, हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हमें तैरना था। तो समझ आया बच्चों कि यहाँ पर एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही क्रिया तो हो गया सरल वाक्य। उसे योजक शब्द के माध्यम से जोड़ा तो संयुक्त वाक्य, और उसी को हमने एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य के तौर पर बनाया तो हो गया हमारा मिश्र वाक्य। और उदाहरण देखिए, गड्ढा खोदकर मजदूर चले गए। ये तो हो गया हमारा साधारण वाक्य, सरल वाक्य। इसे संयुक्त में कैसे परिवर्तित करेंगे? मजदूरों ने गड्ढा खोदा और वे चले गए। मिश्र क्या होगा? जब मजदूरों ने गड्ढा खोद लिया तब वे चले गए। आगे देखिए उदाहरण, हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। इसे हम संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। मिश्र वाक्य कैसे होगा? जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। समझ आ रहा है ना बच्चों कि हम सरल वाक्य, संयुक्त और मिश्रित एक ही उदाहरण को हम कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। और आगे देखिए, मैं एक बहुत होशियार डॉक्टर से मिला। संयुक्त क्या होगा? मैं एक डॉक्टर से मिला और वह बहुत होशियार है। मिश्र वाक्य क्या होगा? मैं एक ऐसे डॉक्टर से मिला जो बहुत होशियार है। एक सरल वाक्य और बोल रही हूं, थैला उठाकर लालाजी दुकान की ओर चले गए। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में मेरे बोलने से पहले ही लिखिए इसे। आप में संयुक्त वाक्य में कैसे लिखेंगे? लालाजी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। अब इसमें मिश्र वाक्य क्या होगा? जब लालाजी ने थैला उठाया तब वे दुकान की ओर चले। आगे देखिए, एक और अंतिम उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। ससुराल जाकर मीरा खुश नहीं है। ये हमारा हुआ सरल वाक्य। अब इसे संयुक्त में कैसे बनाएंगे आप इसी वाक्य को? मीरा ससुराल चली गई पर वहां खुश नहीं है। अब इसे मिश्र वाक्य में कैसे परिवर्तित करेंगे? जब से मीरा ससुराल गई है खुश नहीं है। तो समझ आया बच्चों कि एक ही वाक्य को हम सरल, मिश्र और संयुक्त में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। परीक्षा में आपसे कोई भी वाक्य दिया जाएगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि कौन सा सरल है, कौन सा मिश्रित है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, या फिर आपको कोई भी एक वाक्य दे दिया जाएगा और उसे परिवर्तित करना बताया जाएगा।
या तो सरल से संयुक्त में, या संयुक्त से मिश्रित में, या मिश्रित से सरल में, किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। मुझे आशा है कि रचना के आधार पर वाक्य के इन भेदों को आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद जानेंगे कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और अंत में संकेतवाचक। तो हम क्रमानुसार एक एक का वर्णन करते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक, कि जिस वाक्य में किसी क्रिया या क्रिया की बात के होने का बोध होता है उसे विधानवाचक कहते हैं। जैसे वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। उपभोग भोग ही सुख है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। तो यहाँ पर जो वाक्य प्रयोग किए गए हैं ये विधानवाचक है और इसमें एक ही क्रिया और एक ही बात को होने का बोध कहा गया है। आगे आता है निषेधवाचक। निषेध जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मना करना, ना का बोध होना। जिस वाक्य से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने खाना नहीं खाया, मैं कल विद्यालय नहीं गई थी, औरत जात पर सींग चलाना मना है, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, वहाँ न बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। तो यहाँ पर जो वाक्य दर्शाए गए हैं उसमें न का बोध होता है, तो यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। आगे है आज्ञावाचक। आज्ञा जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये तो आप बहुत अच्छी प्रकार से समझ जाओगे। आज्ञा मतलब ऑर्डर, ऑर्डर देना। किसी वाक्य में किसी प्रकार की आज्ञा या अनुरोध का बोध हो वो आज्ञावाचक होगा। जैसे ही कहा जाए तुम जाओ और उसे भेजो। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें पहले ही गंडे बांट दो। जैसे अध्यापिका बच्चों को बोल सकती है कि अपनी पुस्तकें खोलो और पत्र लिखो। तो यहाँ पर पुस्तकें खोलने के लिए कहा गया और पत्र लिखने के लिए कहा गया। तो आज्ञा सूचक वाक्य प्रयोग किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य का चौथा भेद है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न करने का बोध होता है वो प्रश्नवाचक वाक्य है और उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते? तुम कौन हो? तो यहाँ पर कब, कौन, कहाँ, कितना, कैसे तो आदि शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। पांचवा भेद है विस्मयवाचक। जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, विस्मय इत्यादि भावों का बोध होता है वो विस्मय आदिवाचक कहते हैं। जैसे अरे वह गिर पड़ा, उफ कितनी गर्मी है, छी कितनी गंदी बदबू है, आहा यह लो अपना घर आ गया, अच्छा उसने पत्र लिखा। तो यहाँ पर देखिए विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य को बोलते समय हमारे हाव भाव भी उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। तो जहाँ पर आश्चर्य, शोक, विस्मय इत्यादि भाव हो वो विस्मय आदि वाक्य कहलाते हैं। वाक्य का अर्थ के आधार पर छठा भेद है संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का संदेह प्रकट हो, मतलब शंका उसमें नजर आए, वो संदेहवाचक वाक्य है। जैसे माँ ने खाना बना लिया होगा, मुझे लगता है कि वह नहीं आएगा, शायद गाड़ी देर से आएगी। दो बैलों की कथा में एक उदाहरण है, मुझे मारेगा तो मैं एक दो को गिरा दूंगा। हो सकता है तुम्हारे पत्र लिखने से बात बन जाए। तो निम्न उदाहरणों में किसी भी प्रकार का संदेह प्रकट हो रहा है
कि कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं, इसके बारे में निश्चयपूर्वक कहा नहीं जा सकता। आगे है इच्छावाचक। जिस वाक्य में किसी इच्छा, आशा या शुभकामना का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। हम किसी के लिए भी इच्छा करते हैं कि तुम सफलता प्राप्त करो, आशा करता हूं कि तुम सफल होगे, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। अब हम अंतिम भेद की ओर बढ़ते हैं, संकेतवाचक। जिस वाक्य का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की संभावना पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण है, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल रहोगे। अमेरिका में जो आज हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। यदि सालेम अली होते तो पक्षियों की देखभाल करते। यहीं पर हमारे वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद समाप्त होते हैं। अब यहाँ पर एक ही उदाहरण को सभी भागों में हम प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम एक उदाहरण लेंगे और उसी उदाहरण को अर्थ के आधार पर 8 के 8 भेदों में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, राम पढ़ रहा है। अब यहाँ पर वाक्य है राम पढ़ रहा है, ये तो हो गया विधानवाचक। विधानवाचक के बाद दूसरा हमारा भेद था निषेधवाचक। तो हम क्या लिखेंगे कि राम पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो राम पढ़ रहा है तो ये हो गया विधानवाचक, और राम पढ़ाई नहीं कर रहा है ये हो गया निषेधवाचक। तीसरा हमारा भेद था प्रश्नवाचक। अब इसी को प्रश्न में कैसे परिवर्तित करेंगे कि क्या राम पढ़ रहा है। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह कि क्या राम पढ़ रहा है। और चौथा भेद था विस्मयादिवाचक। अरे राम पढ़ रहा है, अरे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह और फिर राम पढ़ रहा है। इसके बाद है संदेहवाचक। संभवतः राम पढ़ रहा होगा, मतलब संभावना की गई है, संदेह है कि राम पता नहीं पढ़ रहा होगा या नहीं। संभवतः या शायद राम पढ़ रहा होगा। आगे है इच्छावाचक, जिसमें इच्छा दर्शाई जाए, काश राम पढ़ रहा होता। तो हमें पता नहीं है कि राम पढ़ रहा है या नहीं, हमने इच्छा कर दी अपनी कि शायद कि काश राम पढ़ रहा होता। और अंतिम है संकेतवाचक कि अगर राम पढ़ रहा होता तो प्रथम आता। तो यहाँ पर हमने वाक्य के एक ही उदाहरण के माध्यम से अलग अलग उसे वाक्यों में प्रयोग करना सीखा। आशा है आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आप एक कोई भी उदाहरण लीजिए और उसे भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों में अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना सीखिए। अर्थ के आधार पर इसी वाक्य को हम एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। रमा रोटी बनाती है, तो इसका विधानवाचक क्या हुआ? रमा रोटी बनाती है। निषेधवाचक वाक्य में हम इसे किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? रमा रोटी नहीं बनाती है। अब इसे आज्ञावाचक में परिवर्तित करेंगे तो क्या कहेंगे? रमा रोटी बनाओ, मतलब आदेश दिया जाता है उसे। प्रश्नवाचक कि क्या रमा रोटी बनाती है, और अंत में क्या होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। विस्मयवाचक, अरे रमा रोटी बनाती है। संदेहवाचक, संदेहवाचक में क्या लिखेंगे कि रमा रोटी बनाती होगी, मतलब संदेह है कि वो बना रही होगी या नहीं बना रही होगी। आगे है इच्छावाचक। इच्छावाचक में क्या कहेंगे हम? काश रमा रोटी बनाती, मतलब हमने अपनी इच्छा दर्शाई है वहाँ पर। आगे है संकेतवाचक कि यदि रमा रोटी बनाती तो राम भूखा न जाता। तो यहाँ पर हुआ संकेतवाचक कि एक काम को दूसरे पर निर्भर दर्शाया गया है। आशा है आपको ये भेद अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। आप इन भेदों का और अधिक लिखकर प्रयास कीजिए। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने इस अध्याय को बहुत ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा और आप इसका लिखकर अभ्यास करेंगे।
और अधिक उदाहरण ढूंढने का प्रयास कीजिए। उसे रचना के आधार पर सरल से मिश्रित या संयुक्त में परिवर्तित कीजिए, या फिर एक ही उदाहरण को रचना के आधार पर किसी भी भेद में परिवर्तित करने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।